गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश सोटिया। मेरा नाम कैलाश सोटिया है, जैसे कि आप परिचित हैं। और मैं जो रघुनाथ स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें कक्षा 10 में आपको मैं सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा सामाजिक का जो दूसरा अध्याय है संघर्षकालीन भारत, जिसमें 1206 से लेकर 1757 तक हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने गुलाम वंश, जिसे हम इलबारी या यामनी वंश कहते हैं, इसके अतिरिक्त खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में हमने अध्ययन किया। कल मैंने आपको मुगल कालीन भारत है, उसकी मुगल कालीन साम्राज्य की स्थापना, मुगलों ने किस प्रकार भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बाबर ने किस प्रकार भारत पर जीत प्राप्त की, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो मैं आपको वापस बाबर की ओर ले जाना चाहूँगा। और इसके बाद आज हम हुमायूं का अध्ययन करेंगे। तो बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर का जो शासनकाल है 1526 से माना जाता है, 1526 से 1530 तक। और मुगलकालीन भारत है वो 1526 से 1858 तक मान सकते हो, जब जहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था वो शासन कर रहा था। तो मुगलकालीन भारत है वो 1526 से लेकर 1858 तक माना जाता है। तो बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर एक कुशल सेनानायक था, एक कुशल योद्धा था, और उसने इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में अफगानों की सत्ता को समाप्त कर दिया और एक नए वंश की नींव डाली, जिसे हम मुगल वंश या मुगल काल के नाम से जानते हैं। यह तुर्की मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। बाबर था वो तुर्की मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। तुर्की मुसलमान था, बाबर था वो, उसका जो पितृपक्ष था वह तुर्की था, और चंगेज खां और तैमूर दोनों से संबंधित था। बाबर तुर्की मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। इसके अलावा वह चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेनानायक चंगेज खां के वंश से भी ताल्लुक रखता था। उसकी जो बाबर की माँ थी वो चंगेज खां था, जो लुटेरा था, आक्रमणकारी था, बर्बर था, हिंसक था, उसके परिवार से संबंधित थी। तो बाबर के जो रक्त शिराएं थी उसमें तैमूर और चंगेज खां दोनों का रक्त था, दोनों का खून था, वो बाबर में था। तो बाबर है वो जहाँ एक और तैमूर का और वहीं दूसरी ओर चंगेज खां से संबंधित था। मोहम्मद बाबर प्रारंभ में ही पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा था। मोहम्मद बाबर है वो फरगना की गद्दी पर अपने पिता की मृत्यु के बाद है वो शासक, बादशाह के नाम से शासक बना। मोहम्मद बाबर है वो फरगना का शासक बना और उसने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। मुगलों के काल में जितने भी शासक थे उनको हम बादशाह ही कहते, जबकि जो तुर्की शासक थे, जो गुलाम वंश के शासक थे, उन्होंने सुल्तान शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले महमूद गजनवी ने सुल्तान शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी ओर जो मुगल थे वो बादशाह की उपाधि को धारण करते थे। तो बादशाह की उपाधि को धारण करने वाला या बादशाह की पदवी को धारण करने वाला जो शासक था वो बाबर था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना था और उसने बादशाह की उपाधि को धारण किया था, या बादशाह की उपाधि के नाम से गद्दी पर वह बैठा था। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला वह पहला तैमूर वंशीय शासक था। तो आपको पता है चंगेज खां और तैमूर दोनों का खून था वो बाबर से संबंधित था। तो
बादशाह की उपाधि को धारण करने वाला वो पहला तैमूर वंशीय शासक था। जैसा कि आपको बताया है, बाबर है वो अपनी मातृ पक्ष से चंगेज खां और पितृ पक्ष से तैमूर से संबंधित था। तो बाबर पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। बादशाह की उपाधि को उसने धारण करके गद्दी पर बैठा था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच मार्च 1527 में युद्ध हुआ। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। बाबर को लगता था कि जब तक राणा सांगा जीवित है, भारत पर उसका साम्राज्य वो कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। उत्तरी भारत में राणा सांगा के रूप में एक योग्य कुशल राजपूत वंश के बादशाह या राजा का शासन था। बाबर राणा सांगों को अपने लिए एक चुनौती मानता था और उसका मानना था कि जब तक राणा सांगा जीवित है तब तक वह वास्तविक शासक है वो नहीं बन सकता। अतः आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। बाबर ने यह युद्ध तुलगमा पद्धति से लड़ा और जिहाद का नारा दिया। बाबर ने जो तुलगमा पद्धति होती है जिसके तहत तोप खाने, भारी भरकम तोप खाने का प्रयोग होता है, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया और इस युद्ध को उसने जिहाद घोषित किया। इस युद्ध को उसने काफिरों के विरुद्ध संघर्ष घोषित किया। इस युद्ध में उसने अपना सब कुछ है वो दांव पर लगा दिया। इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया। राणा सांगा को परास्त करने के बाद भारत में बाबर का जो शासन था वो निष्कंटक हो गया। अब उसे उत्तरी भारत में या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में चुनौती देने वाला कोई शासक नहीं बचा था जो बाबर को चुनौती दे सके, जो बाबर के लिए कठिनाई पैदा कर सके। जैसा आपको बताया मैंने, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और 1527 खानवा के युद्ध में बाबर को लगातार सफलता मिलती गई और उसने राणा सांगा को परास्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में या इस युद्ध को उसने जिहाद घोषित किया और तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। जैसा कि आपको बच्चों पता है, 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को भी परास्त कर दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को भी बुरी तरह से परास्त कर दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में उसने उभरती हुई अफगान सत्ता को हरा दिया। अफगान शक्ति का भी उसने अंत कर दिया। इस प्रकार बाबर का शासन था वो निष्कंटक हो गया। बाबर की मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 में हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक है वो उसे तुर्की भाषा में लिखा, जिसे तुझके ए बाबरी, जिसे हम बाबर की आत्मकथा कहते हैं, उसने तुर्की भाषा में तुझके ये बाबरी या बाबरनामा की रचना की थी। तुझके ये बाबरी या बाबरनामा है, उसकी रचना है उसने की थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में इसे फारसी में अनुवादित कराया। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे या इसका फारसी में अनुवाद कराया था। तो हमने बाबर के बारे में मैंने आपको दोबारा बता दिया है। बाबर था वो भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक माना जाता है। उसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक माना जाता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में और 1527 में खानवा के युद्ध में उसने क्रमशः इब्राहिम लोदी और राणा सांगा को परास्त करके भारत में
मुगलों की सत्ता को स्थापित किया था। आज हम बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं या हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बाबर के बाद हुमायूं शासक बना। बाबर के बाद हुमायूं या हुमायूं है वो शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। हिंदाल को अलवर और मेवात और अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शां प्रदेश है वो दे दिया। हुमायूं ने दीनेपना नामक एक नए नगर की भी स्थापना की थी। दीनेपना के नाम से उसने एक नया नगर है वो बसाया था। जैसे बच्चों आपको बताया है कि हम इसे हुमायूं भी कह सकते हैं और हुमायूं भी कह सकते हैं। हुमायूं भी सही है और हुमायूं भी सही है। तो हुमायूं या हुमायूं, हुमायूं या हुमायूं। तो बाबर के बाद हुमायूं था वो शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। काबुल और कंधार का शासन है वो सौंप दिया। इसके बाद उसने हिंदाल को अलवर और मेवात का क्षेत्र दे दिया। उसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किए। हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। जो अफगान शासक था शेर खां और हुमायूं, इनके बीच में 1539 में चौसा का युद्ध है वो लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, जिसमें हुमायूं है वो पराजित हो गया था। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्के भी चलवाए। शेर शाह का वास्तविक नाम था वो फरीद खां था। तो शेर शाह था, उसका नाम था वो फरीद खां था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं है वो अपनी जान बचाकर भाग गया और मुगलों की निर्णायक पराजय हो गई। मुगलों की निर्णायक पराजय है वो हो गई। दिल्ली की सल्तनत है उस पर शेर शाह का अधिकार हो गया। दिल्ली की सल्तनत पर शेर शाह है वो काबिज हो गया। दिल्ली की सल्तनत है उस पर शेर शाह का अधिकार है वो हो गया। हुमायूं हार गया और भाग गया। निर्वासित जीवन में उसने भटकल के पास शेर अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जिससे आगे चलकर है वो अकबर पैदा हुआ। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को जीत लिया। धीरे धीरे हुमायूं ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और काबुल और कंधार है वो जीत लिए। काबुल और कंधार पर है वो हुमायूं का कब्जा है या हुमायूं का कब्जा है वो हो गया। हुमायूं या हुमायूं का कब्जा है वो हो गया। इसके बाद हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर को उसने जीत लिया। जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने सरहिंद के निकट अफगानों को बुरी तरह से परास्त किया। सरहिंद के निकट उसने अफगानों को बुरी तरह से पराजित किया, अफगानों को बुरी तरह से हरा दिया या अफगानों को उसने परास्त कर दिया। अफगानों के नेतृत्व है सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व है वो बैराम खान ने किया था। इसके बाद 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं है वो पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली पर उसने वापस कब्जा कर लिया या दिल्ली है वापस उसके अधिकार क्षेत्र में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 को जो पुस्तकालय था, जिस पुस्तकालय का नाम दीनेपना था, वहाँ की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से हुमायूं को गहरी चोट लगी और वह लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया और उसको गहरी चोट आई, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं था वो अफीम का शौकीन था, वह हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था। हुमायूं था
यह हुमायूं था या हुमायूं था, वो नशेड़ी था और अफीम का सेवन करता था। अफीम का सेवन है वो उसके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। वह नशेड़ी था और अफीम का सेवन करता था। अफीम को है वो नशा करता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों के हिसाब से 7 रंग के कपड़े पहनने का उसने नियम बनाया था। वह ज्योतिष में भी विश्वास करता था। हुमायूं या हुमायूं था, वो ज्योतिष को मानता था और ज्योतिष के आधार पर उसने सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनके 7 कपड़े हैं वो निर्धारित किए थे। 7 कपड़े थे वो उनको पहनने का आदेश उसने जारी किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। हुमायूं ने दीन-ए-पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। दीन-ए-पनाह के नाम से उसने नया नगर है वो विकसित किया। दीन-ए-पनाह के नाम से उसने नए नगर की स्थापना की। तो इसके बाद चौसा के युद्ध में, इसके बाद कन्नौज के युद्ध में अफगानों ने उसे हरा दिया। वापस दिल्ली की ओर शासन करने के उद्देश्य से काबुल और कंधार को उसने जीत लिया। जून 1555 में सरिंद के निकट उसने अफगानों को पुनः परास्त किया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन जनवरी 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए व लुढ़कते हुए उसकी मौत हो गई थी। उसको गहरी चोट आई और जिसके कारण हुमायूं की मौत हो गई। कल मैं आपको अकबर के बारे में बताऊंगा। तो हुमायूं के बारे में मैंने जो आपको बताया है इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।